नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गीता मैम ऑफिशियल में। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी बड़े घर की बेटी। तो सबसे पहले मैं आप लोग को प्रेमचंद के बारे में संक्षिप्त परिचय देती हूँ, लेखक परिचय के बारे में। तो इस वीडियो में जो भी मेरे स्टूडेंट हैं शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और प्रेमचंद के बारे में हम चलिए बताते हैं। प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लम्हे ग्राम में हुआ था और इनका देहांत 1936 में हुआ था। प्रेमचंद सबसे पहले तो सम्राट, उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे समाज के ऊपर। इनके उपन्यास आदर्शवाद और यथार्थवाद पर आधारित है, जैसे कर्म भूमि, सेवा सदन, गोदान, गवन। और इन्होंने 300 कहानियाँ लिखी, जो कहानियों का 8 संग्रह में 8 भागों में बांटा गया है, जो कि मानसरोवर में संग्रहित है। तो ये रहा हमारे लेखक परिचय शॉर्ट में। अब बड़े घर की बेटी कहानी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसे नाम से इंगित होता बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी माने धन धान्य से भरी हुई घर की लड़की तो है ही, लेकिन प्रेमचंद इसमें दिखाए जाते बड़े घर की बेटी स्वभाव से, गुण से, अपने काम से किस तरह बड़ी कहलाती है, इस कहानी के द्वारा हमें बताते हैं। तो सबसे पहले मैं कहानी में शॉर्ट में उसके पात्र परिचय के बारे में पढ़ती हूँ। सबसे पहला पात्र आते हैं यहाँ पे बेनी माधव सिंह, जिनके 2 पुत्र हैं, एक श्रीकर्ण सिंह और एक लाल बिहारी सिंह। जो श्रीकर्ण सिंह जो अंग्रेजी डिग्री का अधिपत्य हैं, बीए पढ़े हुए हैं, और लाल बिहारी सिंह उसके उल्टे विपरीत है, अनपढ़ गवार हैं, जो कुश्ती लड़ते हैं और दोहरे बदन का है और जिला जवान है, चौड़ा छाती और मुखड़ा बहुत ही सुंदर है, और सवेरे सवेरे 2 सेर ताजे भैंस की दूध पी लेते हैं। और उसी तरह श्रीकर्ण सिंह पढ़ाई लिखाई करते करते कांतिहीन, मैंने एकदम उनके चेहरे पे कोई कांति नहीं है, कोई रौनक नहीं है और दुबले पतले हैं। और श्रीकर्ण सिंह की पत्नी आनंदी है, जो भूप सिंह की पुत्री चौथी संतान है। और भूप सिंह एक छोटी सी रियासत के तालुकदार हैं और जमींदार हैं, जिनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है, उदार चित्त के व्यक्ति हैं। और उनकी पुत्री भी, जो चौथी पुत्री है आनंदी, वो भी बहुत ही अपनी सब बहनों से रूपवती और गुणवती है और बहुत ही अच्छे स्वभाव की है। तो ये हमारा शॉर्ट में पात्र परिचय पढ़े, जिसमें बेनी माधव सिंह आ गए, उनके 2 पुत्र आ गए, श्रीकर्ण सिंह और लाल बिहारी सिंह, उनकी पुत्र बधू आनंदी आ गई और आनंदी के पिता भूप सिंह आ गए। तो अब कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है। बेनी माधव सिंह, जो कभी उनके दादाजी बहुत बड़े जमींदार थे, उन्होंने अपने गांव में पक्के तालाब बनाए, बहुत सारे मंदिर बनाए, बहुत सारे कीर्ति स्तंभ बनाए, जो कि अब बेनी माधव सिंह की उसकी मरम्मत करने में भी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि अधिक से अधिक संपत्ति उनका कोर्ट कचहरी और वकीलों को देने में ही बीत गई। और उनके बड़े पुत्र श्रीकर्ण सिंह, जो कि पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे, अंग्रेजी डिग्री हासिल किए थे बीए की, और जो इलाहाबाद में एक सरकारी नौकरी करते थे। घर कभी सप्ताह में 1 दिन शनिवार को आया करते थे। और उसके विपरीत उनके छोटे पुत्र लाल बिहारी सिंह कुश्ती लड़ते थे और अनपढ़ गंवार थे, और सवेरे सवेरे 2 पाव से भैंस का ताजा दूध पीते थे। और उनकी पत्नी और श्रीकर्ण सिंह अंग्रेजी सभ्यता के पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी अंग्रेजी सभ्यता और पाश्चात्य सभ्यता के पक्षधर में नहीं थे, माने फेवर में नहीं थे, उसके खिलाफ थे। वो अपनी प्राचीन परंपरा और भारतीय संस्कृति को सबसे अच्छा मानते थे, और यहाँ तक ये भी मानते थे कि अगर हम जो लड़कियाँ संयुक्त परिवार के पक्ष में नहीं है, वो देश और समाज के हित के लिए हानिकारक है। और ठीक इसके विपरीत उनकी पत्नी आनंदी कहती थी कि अगर जेठ जेठानी और सास ससुर से बहुत कुछ करने के बाद भी अगर ना निभे तो अपनी खिचड़ी अलग पकानी चाहिए, मैंने अलग रहना चाहिए। दोनों के अपने विचार में मतभेद थे। इस प्रकार कहानी की शुरुआत होती है। अब आनंदी के पिता भूप सिंह अपनी चौथी औलाद आनंदी की शादी किसी अच्छे योग्य वर से करना चाहते हैं, और ये भी चाह रहे थे कि मुझे ज़्यादा कोई दहेज वहेज ना देने पड़े, जिससे मुझे ऋण ना लेना पड़े। इसी चक्कर में एक दिन जब अपने श्रीकर्ण सिंह उनके घर आते हैं चंदा के लिए, तो उन्हें बहुत पसंद आते हैं और उनसे उनकी शादी हो जाती है। पहले कह चुके कि श्रीकर्ण सिंह अपने भारतीय संस्कृति को बहुत मानते थे, इसलिए वो दशहरे के समय रामलीला में पाठ लेते थे और कोई ना कोई पात्र में अपना अभिनय करते थे। इसी सिलसिले में वो भूप सिंह के घर चंदा लेने गए थे। इस प्रकार बता चुके कि भूप सिंह बहुत ही बड़े जमींदार थे, तो आनंदी बहुत ऐशो आराम से अपना जीवन व्यतीत करती है। जब शादी होकर अपने ससुराल आती तो वहाँ पे उनके कमरे में एक भी खिड़की भी नहीं रहती है, और जो अपने स्लीपर लेके आती है बाग में टहलने के लिए, वहाँ पे उसका कोई भी दृश्य नहीं था। तब भी आनंदी को अपने ससुराल से कोई शिकायत नहीं रहती है। वो बहुत अच्छे से अपने ससुराल में रम बस जाती है और उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है।
एक दिन दोपहर के समय आनंदी अपने देवर का इंतजार खाने पे कर रही थी, खाना बना के। उसी समय भूखा हुआ देवर उसका लाल बिहारी 2 चिड़ियों को लेकर आता है, कहता भाभी इसका मांस बना दो। और हांडी में पाव भर घी था, उसने पूरे घी मांस में पका डाल दिए। जब लाल बिहारी खाने के लिए बैठता है तो देखता है कि दाल में घी नहीं पड़ा है। तब अपनी भाभी से पूछता है, भाभी आपने दाल में घी क्यों नहीं डाला? तो उसने कहा घी तो पाव भर का था, वो तो मैंने सब मांस में ही डाल दी। और लाल बिहारी जो मुफ्त टाइप का लड़का था, भूखा हुआ था और उसको गुस्सा भी आ रहा था, तो उसने अपने भाभी से कह दिया, लगता है इनके मायके में घी की नदियाँ बह रही हो। तो स्त्री चाहे कुछ भी सह ले, लेकिन अपने मायके की बुराई नहीं सह सकती है। उसने तपाक से उत्तर दिया कि मेरे इतना घी तो मेरे मायके में नाई का हाड़ खा लेते हैं। तब उसे गुस्सा आ गया, लाल बिहारी को थाली पटक दिया। और थाली पटकने के साथ साथ जैसे उसकी भाभी उससे बातचीत कर रही थी, गुस्से में आके उसने खड़ाऊ चलाया। खड़ाऊ को रोकने के लिए आनंदी ने अपने सर पे हाथ रखा तो उसके सर तो बच गया, लेकिन अंगुली में चोट लग गई। ये घटना बृहस्पतिवार के दिन हुआ था। आनंदी जाके 2 दिन का इंतजार करी कि शनिवार को कैसे भी उसके पति आए और ये सब घटना अपने पति से कहे। तब इलाहाबाद से जब उसके पति आते हैं शनिवार को, तो गांव में आते ही सब लोग उसे घेर कर बैठक में बैठे रहते हैं, गांव देश दुनिया की बातें करते हैं। जब एकांत हुआ तो लाल बिहारी जब खाने पर बैठा तो अपने भाई से शिकायत की कि भाभी की आजकल जवान बहुत चलने लगी है। और बेनो माधव सिंह भी अपने बेटे का ही पक्ष लेते हुए कहे कि स्त्रियों का इस तरह मर्दों के मुंह लगना अच्छी बात नहीं है। तो श्रीकंठ सिंह को क्रोध भी आया कि उसकी पत्नी ये सब क्या कर रही। जब घर में आए तो पहले से ही आनंदी गुस्से में बैठी हुई थी। श्रीकंठ सिंह ने जब ये कहा कि आप आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा, तो आनंदी को बहुत तेज गुस्सा आया और वो सारी बात कहती है कि तुम्हारा भाई यहाँ पे मुझे खड़ाऊ चला के मारा, और वो तो अच्छा है कि मैंने अपने हाथों से खड़ाऊ को रोक लिया, मुझे उंगली में ही चोट आई, सर नहीं फटी। और रोने लगी। तो जिस प्रकार ये जग जाहिर है कि कोई जिस प्रकार आग में घी डालने से आग और भड़क उठती, उसी प्रकार स्त्रियों के आंसू पुरुषों के क्रोध को और भड़का देता है। और श्रीकंठ सिंह गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने अपने पिताजी से जाके कह दिए कि अब इस घर में मेरा निर्वाह नहीं होगा, मुझे अलग होना ही पड़ेगा। जिस घर में स्त्रियों का मान सम्मान का ख्याल नहीं रखा है तो उस घर में मैं किसी भी हालत में नहीं रह सकता। या तो ये इस घर में लाल बिहारी रहेंगे या तो मैं ही रहूँगा। उनके पिताजी बहुत धर्म संकट में पड़ रहे, क्योंकि जो पुत्र इस गांव में बहुत सारे घरों में घर को बिगड़ते हुए अलग होते हुए सम्मिलित कुटुंब को बचाया था, आज वही वो अपने मुंह से ये बात कह रहा था। तो वो क्या कहते हैं कि बेटा तुम्हारी जो इच्छा तुम कहो, क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो। वो तो बहुत अनुभवी थे भूप सिंह, ये बेनी माधव सिंह। तो वो कह दिए कि बेटा तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मैं नहीं जाऊंगा। और ये बात सारे गांव में फैल गई। और इसी बात का मजा लेने के लिए उनके घर में सब कोई चिल्लम के बहाने, कोई कागज दिखाने के बहाने घर के आंगन में भीड़ लगाने लगे कि इनके घर की मजा उड़ाया जाए। लेकिन बेनी माधव सिंह किसी भी हालत में अपने घर का मजा उड़ते हुए नहीं देखना चाह रहे थे। और इलाहाबाद का पढ़ा लिखा लड़का जो नौकरी करता था डिबेटिंग क्लब में, से डिबेट करना और बहस करने की आदत पड़ गई थी, अपने पिताजी की इस बात को नहीं तार पाया और उसने फैसला सुना दिया। और आनंद जब लाल बिहारी अपने भाई का फैसला सुनता तो बहुत दुखी होता, क्योंकि वो अपने भाई को अपने पिता से भी ज़्यादा महत्व देता था और श्रीकंठ सिंह भी उसे बहुत प्यार करते। पहली बार ये बात हुई कि श्रीकंठ सिंह इतनी बड़ी गलती कर दिया और वो सज़ा सुना दी। वो अपनी भाभी के पास जाता है, चौखट पे कहता है कि भाभी आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ही ये घर छोड़कर चला जा रहा हूँ, भैया को बोलिए घर छोड़कर नहीं जाने के लिए। तब आनंदी कहती कि मेरे मुंह में आग लगी कि मैंने ऐसी दशा घर में उत्पन्न कर दी कि आपको घर छोड़ के जाना पड़ रहा है और घर मेरा टूट रहा है। तब जाकर अपने पति को कहती कि आप जाके लाल बिहारी को समझाइए और घर में रोक दीजिए। इस प्रकार इस बुक में आपका अंतिम लाइन में, ये शाही सर की बुक में लिखा ही गया है। श्रीकंठ ने कांपते हुए सर में कहा, लल्लू इस बातों को बिल्कुल भूल जाओ, ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे, दोनों भाई को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने ये वृतांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा और प्रशंसा की। बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होती है। इस प्रकार प्रेमचंद की कहानी समाप्त होती है। गांव के सभी लोग आनंदी की बहुत ही बड़ाई करते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी होती है, धन संपत्ति से तो बड़े होती है और स्वभाव और मन से भी बड़ी होती, उदार स्वभाव की होती है। और फिर इसका उद्देश्य भी हम पढ़ लेते हैं बच्चों। कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने यह स्पष्ट किया कि पारिवारिक स्नेह और सामंजस्य को बनाए रखने में घर की बधुओं की अहम भूमिका होती है। बड़ी हुई बेटी अपने सद्विवेक मैंने अच्छे विचार से बिगड़ती हुई बात को भी संभाल लेती है तथा परिवार को टूटने से बचा लेती है। इसीलिए
प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम बड़े घर की बेटी रखी, क्योंकि बड़े घर की बेटियां बिगड़ते हुए काम को बना लेती हैं। और सभी के पास ये बुक होंगे बच्चों, तो ये जब आप लोग जाएंगे एग्जाम में तो इसमें का जो स्मरणीय बिंदु है 20 स्मरणीय बिंदु पढ़ के जाइए, जहाँ कहीं भी आपको डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाएंगे। जो कि आप लोग के सेकेंड सेमेस्टर में ये कहानी आ रही है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा तो लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूले, और जो मेरे वीडियो पे नए हों वो सब्सक्राइब करना एकदम ना भूले, और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मैं फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।